तो आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं जो कि 2024 का जो इलेक्शन हुआ, इसमें जो कुछ मुस्लिम सांसद जो हार गए, जिसको जीतनी चाहिए था, मतलब कि वैसे सांसद थे जो संसद में उनको पहुंचना बहुत ही जरूरी था। और लोग यही उम्मीद में थे 2024 में कि ये जरूर कम से कम सांसद इस बार जीतकर संसद के भीतर पहुंचने का काम करेंगे। तो डिटेल्स में बात करेंगे, जैसे मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब जो धुबरी लोकसभा सीट से, बिहार से अगर हम बात करते हैं सिवान से हिना साहब, उसके बाद से अगर हम महाराष्ट्र औरंगाबाद से बात करते हैं तो इम्तियाज जलील साहब, और एक और जो विवादों में घिरे रहे 2019 में जीत कर गए कुंवर दानिश अली जो कि बीएसपी के टिकट पर। तो इन सब को लेकर आज हम डिटेल्स में बात करने वाले हैं कि किस रीजन से इनको हार मिली और किस कैसे यह हारे, क्या क्या इनकी वहां पर मौजूदगी थी। 5 सालों के बीच में कुछ पहली बार जीतने वाले थे, कुछ जीत कर गए थे। तो क्या 5 साल में वो अपने क्षेत्र में क्या काम किए, क्या उनको झेलना पड़ा 5 सालों के बीच में, तो पूरा डिटेल्स में इसमें बात करेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप कमेंट कर जरूर बताना, इसी तरीके का वीडियो आप तक मैं पहुंचाने का कोशिश जरूर करता रहूंगा। अगर हम सबसे फर्स्ट में बात करते हैं तो मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब जो काश्मीर जो दारुल उलूम देवबंद से पढ़े हुए हैं, जो एक बोल सकते हैं कि जो मौलवी होते हैं, वो सांसद कैसे बन गए। तो वो जो दारुल उलूम देवबंद से पढ़े हुए हैं, उसके बाद से संसद के भीतर पहुंचने का काम किया। लगातार 3 टाइम 2009 में वो धुबरी लोकसभा सीट से चुनकर गए, 2014 में धुबरी लोकसभा सीट से चुनकर गए, 2019 में चुनकर धुबरी लोकसभा से गए। लेकिन 2024 में ऐसी क्या परिस्थिति बनी कि इतने काम करने के बावजूद धुबरी लोकसभा से लगभग हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा अगर कोई वोट से हारने का काम किया है, इसको हराया गया है, वो मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब को लगभग 10 लाख वोटों से इनको हार मिली है। और जीत किसको मिली है तो वो कांग्रेस के नेता रकीबुल हसन को, जिसकी बहुत ही सोशल मीडिया पर और न्यूज चैनलों पर चर्चा चली। और वो ये धुबरी लोकसभा सीट है जहां पर बाढ़ की स्थिति बहुत ज्यादा होती है। यहाँ पर मुस्लिम की अगर आबादी की बात करते हैं तो 80% लगभग मुस्लिम की आबादी है, 20% हिंदू की आबादी है, मोटा मोटी अगर बात करते हैं तो। फिर भी यहाँ से बदरुद्दीन अजमल कैसे हार गए, यह सोचने का विषय है पार्टी के लिए भी, मुसलमानों के लिए भी, और खुद बदरुद्दीन अजमल साहब के लिए भी, कि जो लगातार 3 बार के सांसद, और इनकी उम्मीद थोड़ी भी नहीं थी कि यह हार सकते हैं अपनी लोकसभा क्षेत्र से, क्योंकि ये अपने क्षेत्र में बहुत ही अच्छा काम करते हैं। जैसे कि एक तरीके से मिसाल के तौर पर हैदराबाद के अंदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को जिस चीज के लिए जाना जाता है कि वो 24/7 उपलब्ध वहां रहते हैं, वहां जनता के लिए हमेशा काम करते रहते हैं, और उनकी जो सेवाएं है जनता के लिए वो हमेशा खुली रहती है। जैसे एजुकेशन की बात करते हैं तो बहुत सारे बच्चे को वहाँ मुफ्त में पढ़ाया जाता है, हॉस्पिटल है, कॉलेज है, ये सब है। उसी तर्ज पे असम के अंदर अजमल फाउंडेशन के नाम से चला जाता है, जिसके तहत बहुत सारे गरीब बच्चों को पढ़ाया लिखाया जाता है, हेल्प किया जाता है, मदद किया जाता है, बहुत सारी चीजें इसके द्वारा किया जाता है। और बहुत ही फेमस है जो कि मौलाना बदरुद्दीन अजमल, असम के अंदर इनका विधानसभा में भी काफी अच्छा प्रभाव रहता है, और लोकसभा में भी इस बार अन्य सीट पर कई उम्मीदवार देने का काम किया, लेकिन इस बार एक भी सीट इन्होंने जीतने का काम नहीं किया। खुद अपना सीट जो है AIUDF जो कि ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक फ्रंट, ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, इन पार्टी का नाम, इसके पार्टी का जो कि AIDUF के नाम से जाना जाता है, वो भी इस बार हारने में कामयाब रहे। और ये जब हार गए तो ऐसी भी परिस्थिति बनी हुई है। अगर धुबरी की हम बात करते हैं तो अभी लोग परेशान है। बाढ़ की स्थिति आपको पता ही है कि असम के अंदर बहुत ही प्रभाव डालती है बाढ़ जब वहां पर आती है। तो ये थे तो अपने हेल्प बहुत करते थे, लोगों को बहुत मदद मिलती थी, लेकिन वहां के खुद मुसलमानों ने इनको हराने का काम किया। खुद वहां के अगर मुसलमान, क्योंकि 80% मुस्लिम की आबादी है, अगर वो ना चाहते तो फिर
रकीबुल हसन को जीतना बहुत ही मुश्किल था, और वो भी 10 लाख। भाई सोचने पर मजबूर लोग हो जाते हैं कि ऐसे शख्स जो काम करते हैं वहाँ, इतनी अच्छे पकड़ रखते हैं असम के अंदर, उसको हरा दिया गया वहाँ के लोगों के द्वारा। तो आप सोच सकते हैं कि क्या वहाँ के लोग क्या सोचते हैं। तो खैर ये हार गए और अब लोग वहाँ के परेशान हैं, अब रकीबुल हसन को ढूंढते फिरेंगे। और ये थे तो वहाँ पर बहुत सारे काम करते थे, खैर काम तो अभी भी करेंगे। और दूसरे नाम की अगर हम बात करते हैं, औरंगाबाद महाराष्ट्र के अंदर तो सिंगल मुस्लिम उम्मीदवार थे 2024 के अंदर, और वो कैसे हार गए। जो इम्तियाज जलील साहब AIMIM पार्टी के कैंडिडेट थे असदुद्दीन ओवैसी साहब के पार्टी से, और इन्होंने 5 साल में जो काम करने का जो काम को इन्होंने किया, लोगों के जो बीच में ये रहे, ये भी उम्मीद लगाई जा रही थी कि ये भी इस बार अपने सीट को निकालने में कामयाब रहेंगे। लेकिन समीकरण कुछ ऐसा बना कि एक तरफ भाजपा का गठबंधन जो शिंदे गुट और भाजपा गुट, मतलब भाजपा बीजेपी की, और एक तरफ इंडिया अलायंस जिसमें पवार, शरद पवार, उसके बाद से शिवसेना की गुट, उसके बाद से यहाँ पर कांग्रेस का एक तरफ गठबंधन बना, और एक तरफ जो एक निर्दलीय वहां पर खड़ा हो गया जो लगभग 40-50 हजार के करीब वोट लेने का काम किया। और जो यहाँ पर टकराव हुआ, फिर भी 2 नंबर पर इम्तियाज जलील साहब रहे, लगभग 3.5 लाख के करीब वोट वो हासिल किए। और यहाँ पर जो जीत मिली वो शिंदे गुट को यहाँ पर जीत मिली। और ये सीट जो है वो शिवसेना की सीट है, लगभग कई सालों से, 25-30 सालों से उस सीट को MIM पार्टी ने जीतने का काम किया 2019 में। कोई नहीं कह रहा था कि ये सीट इम्तियाज जलील जीत पाएंगे, और वो कामयाब रहे 2019 में। और 5 सालों में जिन मुद्दों को लेकर वो संसद में उठाने का काम किया, सड़कों पर भी लोगों के मुद्दों को उठाने का काम किया, बहुत सारे वो काम किए, अपने एरिया में, अपने क्षेत्र में वो एक्टिव रहते थे। अब ऐसे उम्मीद भी लगाए जा रहे थे 2024 में कि कम से कम 2 सीट जो है वो आसानी के साथ जीत सकते हैं औरंगाबाद, जैसे हैदराबाद एक सीट MIM पार्टी और दूसरी सीट जो औरंगाबाद। लेकिन ये जो गठबंधन हुआ, समीकरण बना, उसके बाद से ऐसा हुआ कि वो सीट जो है वो शिंदे गुट के झोली में चली गई, और एक तरीके से बोल सकते हैं कि बुरी तरह भी हार हुई। लगभग 1.5 लाख के आसपास के वोटों से इम्तियाज जलील साहब को हार मिली। और यहाँ पर जो एक मुस्लिम एक और कैंडिडेट जो निर्दलीय के तौर पर खड़े हो गए, उनकी वजह से भी बहुत सारा फर्क पड़ा। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं देखिए, हर मुस्लिम नेता को हराने के पीछे कहीं ना कहीं मुस्लिम का ही हाथ। अगर वही मुस्लिम निर्दलीय उम्मीदवार अगर नहीं खड़ा होता तो शायद हो सकता था कि वोटों का जो ट्रांसफर जो है वो इम्तियाज जलील साहब की तरफ हो जाए, और ये सीट आसानी के साथ इम्तियाज जलील साहब के पक्ष में आ सकता था। लेकिन ये जो खुजली होती है आपस में सबको, इनको हराना है, इनको संसद के भीतर नहीं पहुंचने देना है, तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पर इफेक्ट नजर आती है, देखता हुआ नजर आता है कि एक दूसरे के चक्कर में अपनी सीट को है वो गंवा देते हैं और किसी और के झोली में वो सीट डालने का काम करते हैं। और जो जिस तरीके से संसद के भीतर आक्रामक रूप में नजर आते थे इम्तियाज जलील साहब, हर मुद्दे पर मुखर होकर आवाज उठाने का काम करते थे, और इस बार हर इंसान को लग रहा था कि जिस तरीके से वो काम किया हर समाज के लोगों के लिए, चाहे वो किसी भी धर्म के लोग हो, उन सब को लेकर चलने का जो काम किया था 5 सालों के अंदर, सड़कों से लेकर सदन तक सभी लोगों को नजर आ रही थी। सब लोग देख रहे थे कि यह ऐसा MIM का लीडर है जो हर तबके के, हर समाज के लोगों को लेकर चलने का काम कर रहा है। और इनकी राजनीति अलग तरीके से थी, जैसे ओवैसी साहब अलग तरीके से करते हैं, और इनकी राजनीति ओवैसी साहब से एकदम अपोजिट, अलग तरीके से, जिस वजह से वो 2019 में जीतने का काम किया था। और उसी तर्ज पर ये जीतने के एकदम कगार पर थे 2024 में, लेकिन इनका भी काम खराब कर दिया गया एक उम्मीदवार मुस्लिम निर्दलीय खड़े होकर के। बहुत ही अफसोस के साथ ये खबर निकल कर आई कि इम्तियाज जलील साहब की हार हो गई है, और लोगों को भी बहुत सारा सदमा पहुंचा। और तीसरी अगर हम सीट की बात करते हैं तो कुंवर दानिश अली साहब, जो कि अमरोहा लोकसभा सीट से 2019 में वो
बीएसपी के टिकट पर जीत कर आए थे। बीएसपी और एसपी का गठबंधन था उस टाइम 2019 में, और कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ रही थी। उसमें अमरोहा लोकसभा सीट जो दानिश अली बीएसपी के टिकट पर जीत कर सदन के भीतर पहुंचने का काम किए। और ये ऐसे शख्स, इसकी जो हार है, इनकी हार की जिम्मेदारी ये खुद है, जिम्मेदार ये खुद नेता है। इनका खुद मुस्लिम लोग इनका विरोध करते थे इनके क्षेत्र में, क्योंकि जब 5 साल आपको समय मिलता है जीतने के बाद, तो अगर आप अपने क्षेत्र में नहीं जाएंगे, काम नहीं करेंगे, तो फिर आपको कैसे लोग जिताएगा। और इनका जो विरोध जो है बहुत जोर शोर से किया गया, और इसलिए किया गया क्योंकि इन्होंने अपने जो लोकसभा संसदीय क्षेत्र है अमरोहा, उनके अंदर मतलब न के बराबर काम करने का इन्होंने काम किया, कोई विकास का काम नहीं किया। उसके बाद से वहाँ लोगों से मिलना भी नहीं, अपने क्षेत्र में जाना भी नहीं। मतलब ऐसे भी कुछ सांसद जो जीत जाते हैं अपने आप को बहुत बड़ा काबिल समझते हैं, और उनको ये और दानिश अली इस गुमान में थे कि जो इंडिया अलायंस जो बना है, हो सकता है हमारी जीत इसमें भी हो सकती है। लेकिन एक तरफ बीएसपी ने अपना टिकट दे दिया और उम्मीदवार बना दिया, और वो भी मुस्लिम जगह मुजाहिद हुसैन को बीएसपी ने अपना उम्मीदवार बना दिया। तो यहाँ पर वोटों का बंटवारा हो गया, यहाँ पर 2 मुस्लिम उम्मीदवार हो गए, और एक तरफ भाजपा को यहाँ पर आसानी हो गई, और भाजपा जो सीट जो निकालने में सफल रही। और ये जो सीट जो कुंवर दानिश अली वो हार गए, और ये सीट जो 2024 में जीते थे, और इस बार जो भाजपा के खाते में ये सीट 2024 में चली गई। और इसका जो पूरा कारण है ये दानिश अली खुद है, और दानिश अली इसके पूरा जिम्मेदार है, क्योंकि लोग इसका बहुत विरोध कर रहे थे, इसके खिलाफ पूरा एंटी इनकम्बेंसी थी इस क्षेत्र के अंदर। और कुछ विवाद हुआ था जो सदन के भीतर, उसको भी लेकर था, लेकिन सहानुभूति था, लेकिन वो वोटों में ट्रांसफर नहीं हुआ। ट्रांसफर तब होता है जब ये अपने क्षेत्र में रहते, लोगों से मिलते, काम कराते, लोगों के बीच रहते, तब होता। लेकिन आप खुद संसद जब जाते हैं, जब संसद का सत्र शुरू होता है तो आप वहां पर तो जाते हैं, लेकिन उसके बाद जब खत्म होता है तो आप अपने संसदीय क्षेत्र में वापस नहीं आ पाते, आप वही दिल्ली के बंगलों में बैठ जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये बहुत गलत लोग करते हैं। सांसद, खासतौर से आजकल मुस्लिम सांसद को जितना इतनी मुश्किल वाली बात हो चुकी है, फिर भी अगर वो संसदीय क्षेत्र में नहीं आएंगे, काम नहीं करेंगे, तो जितना और मुश्किल वाली बात हो जाती है। तो इसका जिम्मेदार तो ये खुद है, दानिश अली, जो हार चुके हैं। और अगर हम तीसरा लोकसभा की बात करते हैं सीट की, तो यहाँ सिवान जो मोहम्मद शहाबुद्दीन, मरहूम शहाबुद्दीन साहब की पत्नी वाइफ हिना साहब चुनाव लड़ रही थी, बहुत बार से लड़ रही है। 14 में लड़ने का काम किया, 19 में लड़ने का काम किया, लेकिन वो भी हार गई। और इस बार अलग तरीके से ये चुनाव लड़ने का काम किया गया, ये अपना एक अलग रणनीति बनाने का काम किया कि हो सकता है कि इस बार मतलब पार्टी से हटकर, मतलब पहले वो आरजेडी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ने का काम करती थी, लेकिन इस बार कुछ मन मुटाव होने के बावजूद इन्होंने आरजेडी का टिकट लेने से इनकार कर दिया, और उसके बाद से ये निर्दलीय तौर पर चुनाव लड़ी। और ऐसा माहौल बनाया कि ऐसा लग रहा था कि इस बार हिना साहब सीट निकालने में कामयाब रहेगी। हर तबके के लोगों का समर्थन इनको मिल रहा था, हर समाज के लोगों का इनको समर्थन मिल रहा था। फिर कहाँ चूक हो गई कि ये चुनाव हार गई। और ये सीट भी आरजेडी भी जीतने का काम नहीं किया। आरजेडी ने भी अपना उम्मीदवार अवध बिहारी चौधरी को टिकट दिया, उनको उम्मीदवार अपना बनाया, जो पूर्व में जब सरकार में तो वो लोकसभा विधानसभा स्पीकर रहने का काम किए थे, उनको सिवान लोकसभा से उनको टिकट दिया गया। और यहाँ पर टकराव हो गया उस, और बीच में तो भाजपा जो गठबंधन, एनडीए गठबंधन की तरफ से जेडीयू के खाते में ये सीट चली गई। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो भी है सिवान की सीट की अगर हम बात करते हैं, तो हिना साहब की भी बुरी तरीके से यहाँ पर हार हुई। अब ऐसा लगता है कि इस बार अगर वो नहीं जीती, तो अब अगली बार हो सकता है बहुत मुश्किल हो जाएगा इनको जीतने के लिए, क्योंकि इस बार सब लोगों ने दम लगा दिया था अपनी तरफ से। सब लोग कोशिश में लग गए थे कि इस बार हर चीज को छोड़ना है, जात धर्म हर चीज को छोड़ करके इस बार हिना को दिल्ली पहुंचाना है। हर लोगों के जुबान पर यही चल रहा था सिवान के अंदर कि हाँ,
हिना को ही दिल्ली भेजना, हिना को ही दिल्ली भेजना है। लेकिन फिर कहाँ चूक हो गई, क्या गलती हो गई कि हिना साहब की बुरी तरीके से लोकसभा 2024 के अंदर हार हो गई। फिर अगर हम अगली सीट की तरफ बढ़ते हैं, बिहार के अंदर जो कि किशनगंज, जैसे सीमांचल के नाम से जाना जाता है, वहां भी बिहार की अगर हम बात करते हैं तो बिहार में MIM काफी मजबूत स्थिति में है। तो वो किशनगंज में, सीमांचल में लगभग 5 विधायक वहां से किशनगंज वासियों ने देने का काम किया और वहां से 4 विधायक RJD में चले गए। एक विधायक अख्तरुल ईमान साहब बचे हुए हैं जो कि प्रदेश अध्यक्ष है। वो इस बार 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे, 2019 में भी लड़ने का काम किया, काफी वहां पर भी मजबूत स्थिति में 2019 में थे, काफी टक्कर दे रहे थे। लेकिन इस बार हर तरफ से माहौल ऐसा बनाया गया था कि इस बार भी मतलब कि अख्तरुल ईमान साहब सीट जीत जाएंगे, सीट निकाल लेंगे। पिछली बार कांग्रेस के खाते में ये सीट गई थी, मात्र एक सीट इंडिया अलायंस में जीतने का काम किया गया था। 40 में से 39 सीट NDA खाते में गई थी और एक सीट इंडिया खाते में आई थी, वो भी मात्र सीमांचल की सीट कांग्रेस के नाम। लेकिन इस बार सीमांचल के अंदर इंडिया अलायंस के खाते में भी सीट नहीं गई, ये सीट भाजपा के खाते, NDA के खाते, JDU के खाते में ये सीट गई। और यहां से डॉक्टर जावेद साहब यहां से जीतने का काम किए, जो कि JDU के जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार के खाते में सीट चली गई। और यहाँ पर जो एक माहौल बनाया गया था अख्तरुल ईमान साहब को लेकर के, वो भी उनकी बहुत बुरी तरीके से यहाँ पर हार हो गई। जो हवा और माहौल तैयार किया गया था इंडिया अलायंस की तरफ से संविधान को बचाने को लेकर के, वो भी यहाँ पर काम नहीं किया। हालांकि यहाँ पर भी अगर आबादी की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा आबादी यहाँ पर है, मुस्लिमों की आबादी है। और यहाँ पर इंडिया अलायंस की तरफ से भी मुस्लिम सांसद, NDA अलायंस की तरफ से मुस्लिम सांसद, और उसके बाद से MIM पार्टी की तरफ से भी मुस्लिम सांसद। तो तीनों तरफ से मुस्लिम सांसद ही उम्मीदवार थे, मास्टर मुजाहिद, डॉक्टर जावेद, उसके बाद से अख्तरुल ईमान साहब। तो ये तीनों मुस्लिम उम्मीदवार, और जो वोटों का जो बंटवारा हुआ वो फायदा हुआ NDA के खाते में चला गया और JDU यहाँ पर जीतने में कामयाब रही। तो ये कुछ स्थिति है जो 2024 में लोगों की नजर यहाँ पर टिकी हुई थी कि कम से कम इस बार के लोकसभा 2024 में ये सांसद दिल्ली में पहुंच सकते हैं। और हर मुमकिन लोगों की कोशिश थी, उम्मीद बहुत ज्यादा थी, हिना साहब पहुंच सकते हैं, अख्तरुल ईमान साहब पहुंच सकते हैं, औरंगाबाद से इम्तियाज जलील साहब पहुंच सकते हैं, बदरुद्दीन अजमल साहब को तो हारने की किसी को उम्मीद ही नहीं थी, दानिश अली साहब इस बार पहुंच सकते हैं। लेकिन किसी ने इस बार पहुंचने का काम नहीं किया और हर एक की हार और बुरी तरीके से हार हुई। तो ये कहीं जनता का फैसला जो 2024 का जो मुस्लिमों के पक्ष में था, इस कैंडिडेट के यहाँ, इस कैंडिडेट के लोकसभा क्षेत्र के अंदर, तो ये मैंने आपको अपडेट देने का कोशिश किया है कि 2024 में ये कुछ जो सांसद हारे हैं, जिसमें से 3 सांसद तो पूर्व हो चुके हैं जो पिछली बार 2019 में जीत कर गए थे, लेकिन 2 सांसद जीतने वाले थे, फर्स्ट टाइम जाने वाले थे, लेकिन वो पहुंच नहीं पाए, उनकी उम्मीदों पर पानी फिरता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। तो ये कुछ हालत हो चुकी है मुसलमानों की कि अपने सांसद को, इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद भी वो सांसद को जिता नहीं पा रहे हैं। और सांसदों में भी कहीं ना कहीं कमी है, तो वो वहाँ के जनता का, वहाँ के लोगों का दिल नहीं जीत पा रहा है। और वो अपने आप में पता नहीं क्या सोचते हैं, समझते हैं, और वो अपने संसदीय क्षेत्र में नहीं पहुंचते हैं और लोग उनसे नाखुश हो जाते हैं, जिसके कारण उनकी हार बुरी तरीके से हो जाती है। तो ये अपडेट मैंने आप तक पहुंचाने का कोशिश किया। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। फिर आपसे मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ।